फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का अपडेटेड बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी का जो बुक है आपके जीके और जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे, एसएससी, बैंक, फ्रेंड्स बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, साथ ही बिहार पुलिस दरोगा, यानी कि जिसमें भी आपका जीके जीएस सवाल पूछा जाता है वो आपका ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज इसका हम छठा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में, वो है उद्देशिका। इस बुक को फ्रेंड्स हम शुरू से पूरा लास्ट तक ख़त्म करेंगे बहुत ही कम समय में, इसलिए चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसका प्रतिदिन हम फ्रेंड्स 2 से 3 टॉपिक प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपका बहुत ही मुख्य टॉपिक आने वाला है जो एग्ज़ाम में सीधा छपता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम उद्देशिका यानी प्रियम्बल, यूनियन टेरिटोरी और तीसरा टॉपिक नागरिकता डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पहले हमने जो 5 टॉपिक डिस्कस किया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पहले जाके रिवाइज कर लीजिए। शुरू से बिल्कुल ये कंप्लीट किया जा रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो उद्देशिका यानी प्रस्तावना से। और यहाँ पर फ्रेंड्स प्रस्तावना पहले देखिए, पढ़िए, क्योंकि प्रस्तावना से ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये था आपका क्या प्रस्तावना था, जो स्कूलों में किया करते थे, प्रस्तावना को पढ़ते थे। चलिए अब यहाँ पर मुख्य टॉपिक, मुख्य पॉइंट याद करना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये जो किया गया है केशवा भारतीवाद 1973 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स याद रखना है संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 32 जो है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, जबकि सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगला जो आपका यहाँ पर पॉइंट्स है इसके बारे में, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तत्व किससे संबंधित हैं? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया
की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये होगा SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद याद रखना है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद याद रखिए कि भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का प्रस्तावना जो है वो प्रारंभ होता है हम भारत के लोक से, ठीक है। चलिए, इसके बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो है 42वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसके बाद याद रखिए कि अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इनका विस्तार मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता होता है। साथ ही याद रखेंगे समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान किया? तो राजनीतिक जन्मपत्री कहा है KM मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो आंसर होगा बेरूबारी बनाम संघ 1960। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके बाद एक मुख्य पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, याद रखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। इससे भी सवाल एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। याद रखिए अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे आपका राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो प्राप्त है वो संसद को है। याद रखेंगे संसद। इसके बाद संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? यानी कि प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो आंसर होता है 31 अक्टूबर 2019 को। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। सबसे पहले आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया संघ के क्षेत्र का नाम। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। आर्टिकल 3 में है नए राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन।
जबकि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो ये 4 आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होता है? तो नए राज्य की गठन की शक्ति संसद को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन जो है वर्ष 1953 में किया गया। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो आंसर होता है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो सिक्किम बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखिए कि पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा यानी कब किसको राज्य का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे में आपका नागालैंड है तो नागालैंड को वर्ष 1963 में दर्जा मिला है, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972 और मिजोरम यहाँ पर 1987, गोवा भी 1987 और हरियाणा 1966। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसे याद रखिए। इसके बाद एक आपका लिस्ट है क्षेत्रीय परिषदों का, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्वी परिषद कोलकाता और पश्चिमी परिषद का मुख्यालय मुंबई, जबकि दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पूरा इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम स्किप करके और आगे बढ़ते हैं। और अब आपका अगला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। इससे सवाल 100% आता है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक शुरू करते हैं, नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार बताए गए हैं। तो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो 5 प्रकार से। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है देशीयकरण और 5वां है भूमि के अर्जन से। तो 5 प्रकार है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारत की जो नागरिक है उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है अगर वो त्याग कर दे या पर्यावसन या वंचना के आधार पर।
नेक्स्ट है कि भारत से लगातार कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो आंसर होगा 7 वर्ष तक। ठीक है, 7 वर्ष यहाँ पर समय सीमा है। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों पर। इसके बाद फ्रेंड्स आप याद रखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, इसे आप लोग जरूर याद रखिए, 100% एग्जाम में आएगा इससे सवाल। तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता को दर्शाता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जबकि आर्टिकल 8 में देखिए क्या है, तो आर्टिकल 8 में है कि भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। और आर्टिकल 9 में है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो ये 5 से 11 तक जरूर याद रखिए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो आंसर होता है दोहरी नागरिकता से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि अगला सवाल है भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो आंसर होता है कृषि भूमि। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा है जिसे आपको याद रखना है। NRI, PIO और OCI कार्ड धारक की तुलना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आप लोग जूम करके इसे बढ़िया से देख के और याद करिए। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परिभाषा कि अप्रवासी भारतीय यानी NRI की परिभाषा। भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो अप्रवासी भारतीय में भारतीय नागरिकों जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक यहाँ पर है। जबकि मूल व्यक्ति के लिए स्वयं किसी व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, उसका पासपोर्ट धारक। इसके बाद याद रखेंगे नागरिकता की अर्हता क्या है? तो ये भारतीय नागरिक हैं, जबकि भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से कंपैरिजन करके इसे तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। तो इसे फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में और इसके आगे का टॉपिक जो है वो DPSP होगा यानी नीति निदेशक तत्व, वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप लोग नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि लगातार हम NCERT का बुक समाप्त करने वाले हैं जो आपके जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हैं सब में काम आएगा। और ये 2026 तक अपडेटेड बुक है, इसलिए आप सभी को बिल्कुल इसका अध्ययन लगातार करना ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।